अस्सलाम वालेकुम। इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल द नर्व्स। उनको हम जल्दी से ब्रीफली देखेंगे ताकि अगर इनमें से कोई भी एमसीक्यू आते हैं तो हम सॉल्व कर सकें। सो फर्स्ट वन इज़ द मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। हम सबसे पहले फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की नर्व्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस में डिस्कस किया था कि दो कंपार्टमेंट्स होते हैं, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट होता है और लेटरल जो है एक्सटेंसर कंपार्टमेंट होता है। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की जब भी बात आएगी ना, दो नर्व्स नहीं भूलनी, मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व और हमारी अल्नर नर्व। ओके, और इसके अलावा मीडियन नर्व भी है। लेकिन जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट जब भी आएगा ना, उसमें जो दो नर्व्स नहीं भूलनी वो एक्सिलरी नर्व है और रेडियल नर्व है। सो फर्स्ट इज़ अ मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व को सबसे पहले समझने के लिए अगर मैं आपको सिंपल सी एक बात बताऊं कि मैं आपको कहती हूँ कि आप जो खाना खाते हैं, क्या करते हैं आप? अपना हाथ लेके जाते हैं प्लेट में और चम्मच के साथ खाना पकड़ते हैं और मुंह में डाल लेते हैं। तो ये जो पूरी फ्लेक्शन इसमें जो हो रही है ना, ये कौन सी नर्व करा रही है? ये मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व जो है वो करा रही है। ओके, तो इसका स्टोरी ऑफ फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है। अब हमने देखा कि मस्क्यूलोक्यूटेनियस, अब ये जो फ्लेक्शन है, अगर आपसे कोई पूछे तो फ्लेक्शन कौन करा रहा है, आप कहोगे बाइसेप्स। बाइसेप्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व ना दो तरह से इसका नाम आता है। मस्क्यूलो से मतलब मसल्स, मतलब ये मसल्स को सप्लाई करिए, तो क्यूटेनियस मतलब ये बाद में स्किन की नर्व बन जाती है, क्यूटेनियस सप्लाई देती है। तो पहले ये मसल्स को सप्लाई करती है, फिर ये स्किन को सप्लाई करती है, इस वजह से इसका नाम है मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। अब इसका ओरिजिन क्या होता है? हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस का देखा था कि ब्रेकियल प्लेक्सिस की जो लेटरल कॉर्ड थी ना, जो एक्सिलरी आर्टरी के लेटरली पड़ी हुई थी, वहाँ से मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व निकल रही थी और उसकी रूट्स क्या थी? C5 C6 C7। लेटरल कॉर्ड जो होती है ना, ये मेनली किसको सप्लाई कर रही होती है? एंटीरियर फ्लेक्सर कंपार्टमेंट को सप्लाई कर रही होती है, तो वहाँ से ये ओरिजिनेट करती है। तो मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व की हमने ओरिजिन देख लिया। अब ये क्यों एग्जिस्ट करती है? हमने बात की थी कि आर्म के दो कंपार्टमेंट्स होते हैं, एंटीरियर कंपार्टमेंट जिसको हम फ्लेक्शन कंपार्टमेंट भी कहते हैं और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जिसको हम एक्सटेंशन कंपार्टमेंट कहते हैं। ये जो हम फ्लेक्शन करते हैं बाइसेप्स, मतलब अपना हाथ बॉडी की तरफ लेकर ना, ये फ्लेक्शन है। और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो है उसमें एक्सटेंशन है कि हमने जो कोई भी अपनी हाथ जो है वो सीधा करना है, तो ये जो काम है ना, ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, एक्सटेंसर मसल्स का काम है। तो इस वजह से इंटीरियर कंपार्टमेंट जो है ना, उसको मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई कर रही है जो फ्लेक्शन में हेल्प करेगी। और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में रेडियल नर्व हम डिस्कस करेंगे जो कि एक्सटेंशन में हेल्प कर रही है। फिर हम इसकी जर्नी बात करते हैं कि इसकी जर्नी क्या होती है। देखें, ये एक्जिला में स्टार्ट होती है शोल्डर के नीचे, और फिर ये नीचे आती है, डाउनवर्ड आती है। इसमें ना ये एग्जैक्ट एनाटमी नहीं आपने जानी, बस ये समझने के लिए, याद करने के लिए जो ना इस तरह बनाया हुआ है, अदरवाइज़ ये एनाटमी नहीं है, इसके ऊपर आपने रिलाई नहीं करना। ओके, तो ये लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस से निकल रही है, C5 C6 C7 इसकी रूट्स हैं, और ये एक्जिला में होती है पहले, फिर ये जो है ना नीचे ट्रैवल करती है, लेटरली जाती है, और फिर ये वहाँ पे ना कोरेकोब्रेकियालिस मसल होता है, उसको पेयर्स करती है, और फिर ये बाइसेप्स और ब्रेकियालिस के दरमियान में, बाइसेप्स ब्रेकियालिस के दरमियान में रन कर रही होती है। तो ये जब कोरेकोब्रेकियालिस को पेयर्स करती है ना, तो ये उसको भी सप्लाई कर देती है कोरेकोब्रेकियालिस को, और नीचे आके जब ये बाइसेप्स ब्रेकियालिस के दरमियान में रन करती है ना, तो उनको भी ये सप्लाई कर देती है। तो पहला जो ये मसल सप्लाई करती है वो कोरेकोब्रेकियालिस है, जिसने हमारे शोल्डर जॉइंट को फ्लेक्स करना है। मतलब हमने अगर कोई कप पकड़ना है तो उसको हाथ आगे लेके जाने के लिए, कप पकड़ने के लिए जो हम फ्लेक्शन करेंगे ना, वो इसका काम है। फिर इसने ब्रेकिया बाइसेप्स ब्रेकियाई को सप्लाई करना होता है, जिसने एल्बो को फ्लेक्स करना होता है। फॉर एग्जांपल, हमने ड्रिंकिंग टी, हमने टी पकड़ के पीनी है, तो हम जो एल्बो फ्लेक्स कर रहे हैं ना, ये तो शोल्डर को फ्लेक्स करने के लिए कोरेकोब्रेकियालिस, एल्बो को फ्लेक्स करने के लिए बाइसेप्स ब्रेकियाई। इसके अलावा सुपीनेशन ऑफ फोरआर्म, मतलब हम अपना हाथ बिल्कुल सीधा रखते हैं ना, तो ये जो सुपीनेशन है ना, ये भी इसी ने कराना है, बाइसेप्स ब्रेकियाई ने, कि पाम अगर सीधा छत को फेस करे तो इसको हम सुपीनेशन कहते हैं। 7 नंबर पे हम बात करते हैं कि ब्रेकियालिस को सप्लाई करती है। ब्रेकियालिस हमारा एल्बो का स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेक्सर है। हु डज़ द मोस्ट एल्बो फ्लेक्शन? दैट इज़ ब्रेकियालिस। और मस्कुलोक्यूटेनियस जो है इसको सप्लाई कर रही होती है। मस्कुलोक्यूटेनियस कंट्रोल्स पावरफुल एल्बो फ्लेक्शन। तो समराइज हमने किया कि इट सप्लाइज कोरेकोब्रेकियालिस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर शोल्डर फ्लेक्शन, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर supplying the biceps brachii which does the elbow flexion, and supination it supplies the brachialis which is most powerful elbow flexor. तो फंक्शन इसका क्या है कि मस्कुलोक्यूटेनियस ने फ्लेक्शन कंपार्टमेंट ऑफ आर्म को सप्लाई करना है। स्नेल्स एनाटमी खोलो ना बुक, पढ़ने को दिल नहीं करता, इतने कोई रफ सा जो है ना बोरिंग सा लिखा हुआ है, और इस तरह की पिक्चर्स आपको मैं इसके थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये लेक्चर बड़ी मुश्किल से बनता है, टाइम लगा के बनता है, तो इसको जो है ना आपने बड़े मज़े से पढ़ना होता है, ठीक है। तो प्यारे प्यारी क्यूट क्यूट सी ड्राइंग्स हैं और ये सारा कुछ, तो ये लेक्चर बड़ी मेहनत से बनता है। तो वाई डज़ इट टेक चेंज इट्स नेम? अब मस्कुलोक्यूटेनियस अपना नाम हाली मस्कुलो भी तो रख सकती थी ना, इसने अपने साथ क्यूटेनियस नाम क्यों रख लिया? क्योंकि ये आगे जाके ना, जैसे ही
एल्बो के पास आती है ना, तो ये जो है ना आगे जाके सुपरफिशियल हो जाती है, मतलब पहले डीप होती है मसल्स के अंदर, बाइसेप्स ब्रेकियालिस के दरमियान में होती है, लेकिन जैसे ये एल्बो के पास आती है ना तो ये ना ऊपर आ जाती है, सुपरफिशियल आ जाती है और क्यूटेनियस बन जाती है। तो ये बन जाती है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। याद आ रहा है ब्रेकियल प्लेक्सिस में हमने देखा था कि फोरआर्म की जो लेटरल सप्लाई थी ना, सारी क्यूटेनियस सेंसरी सप्लाई वो लेटरल क्यूटेनियस ऑफ फोरआर्म ने देनी थी, और ये मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व ही होती है जो अपना नाम चेंज करके लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म रख लेती है, क्योंकि ये सुपरफिशियल आ जाती है। तो ये हमारी हो गई मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। अब इसका क्यूटेनियस सप्लाई आ जाता है मस्कुलर सप्लाई के बाद कि ये किस किस को सप्लाई करती है, ये हमारे फोरआर्म के एंटीरियर पार्ट को सप्लाई करती है, लेटरल पार्ट को सप्लाई करती है, अप टू द रूट ऑफ थंब, जहाँ तक थंब रूट है ना वहाँ तक, आगे से नहीं, इसने हाथ को नहीं सप्लाई करना, आगे वो मीडियन नर्व का काम है या अल्नर नर्व का काम है हाथ वाला। आर्टिक्यूलर ब्रांच भी देती है, चलो ये ना एल्बो जॉइंट के करीब गुजर रही होती है ना, तो कहती है चलो मैं छोटी सी ब्रांच ना एल्बो जॉइंट को भी दे देती हूँ, उसको भी तो सप्लाई मिल जाए ना। तो ये जितनी भी हमारी एल्बो की पेन, पोजीशन, स्ट्रेच की जितनी भी सेंसरी फीडबैक होती है वो सारी जो है ना जॉइंट्स में चाहिए होती है, ये सारी आर्टिकुलर ब्रांच ऑफ मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो है वो सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल बात करते हैं हमने, क्योंकि स्नेल्स क्लिनिकल एनाटमी की बात करनी है। तो नर्व मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व अगर इंजर हो जाती है तो क्या होगा, हमने उसकी सारी चीज़ें देखी हैं यार, कोरेकोब्रेकियालिस खत्म हो जाएगा तो शोल्डर की फ्लेक्शन वीक हो जाएगी, बाइसेप्स लॉस होगा तो एल्बो की फ्लेक्शन लूज़ हो जाएगी, सुपिनेशन लूज़ हो जाएगी, ब्रेकियालिस लूज़ होगा तो एल्बो की फ्लेक्शन लूज़ हो जाएगी, लेटरल फोरआर्म की सेंसेशन चली जाएगी, तो लेटरल फोरआर्म बिल्कुल ही नम्ब हो जाएगा, फील ही नहीं होगा लेटरल फोरआर्म पे, बेशक जितनी मर्जी गर्म चीज़ लगाओ, ठंडी चीज़ लगाओ, पेन करो, जो मर्जी, लेटरल फोरआर्म पे कुछ भी फील नहीं होगा। नेक्स्ट इज क्लिनिकल केस। मैं आपको कहती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल अब आपको मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की समझ आ गई है कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व क्या है, मैं आपसे कहती हूँ कि एक बंदा है, उसको किसी ने छुरी मार दिया एक्जिला में, तो अब क्या होगा। एक्जिला में हमने देखा कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इंजर हो सकती है, और फिर क्या हो सकता है कि वो बंदा जिसको छुरी लगी है एक्जिला में, वो अपनी एल्बो फ्लेक्स नहीं कर पाएगा, वो अपनी सुपिनेशन नहीं कर पाएगा, वो अपनी लेटरल फोरआर्म की सेंसेशंस फील नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से आप ये निमोनिक है, आप इसको याद करें। तो हमने कंपैरिजन किया कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इंटीरियर कंपार्टमेंट में फ्लेक्शन कराती है और रेडियल नर्व पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एक्सटेंशन कराती है। तो ये ना फॉलो करती है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में जब बच्चा पैदा हो रहा होता है ना, तो उसके इंटीरियर मैस और पोस्टीरियर मैस बनते हैं, इंटीरियर फ्लेक्सर्स होते हैं, पोस्टीरियर एक्सटेंसर्स, और उसी की बेसिस पे ये नर्व्स होती हैं। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल पर्ल FCPS रिलेटेड कि वाई इज़ मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व कॉल्ड मस्कुलोक्यूटेनियस, बिकॉज सबसे पहले ये मसल सप्लाई करती है, फिर ये लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म बन जाती है और स्किन को सप्लाई करती है, इस वजह से इसका नाम ये है। तो फाइनल विजुअल स्टोरी क्या है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व कहती है कि मैं लेटरल कॉर्ड से निकलती हूँ, एक्जिला में जाती हूँ, फिर मैं कोरेकोब्रेकियालिस को पेयर्स करती हूँ, फिर मैं बाइसेप्स के और ब्रेकियालिस के दरमियान में मूव करती हूँ और इन सबको सप्लाई कर देती हूँ, फिर मैं एल्बो के पास आके सेंसरी नर्व ऑफ लेटरल फोरआर्म बन जाती हूँ और एल्बो जॉइंट को भी आर्टिकुलर ब्रांच दे देती हूँ, फिर मैं स्किन को सप्लाई करती हूँ। तो ये हमारी है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो ये हम इस अगर समराइज़ करें तो लेटरल कॉर्ड से ओरिजिनेट करती है, इसकी रूट C5 C6 C7 है, कोरेकोब्रेकियालिस बाइसेप्स ब्रेकियालिस को ये सप्लाई करती है, लेटरल फोरआर्म की सेंसरी ब्रांच है, जॉइंट एल्बो जॉइंट को सप्लाई करती है, और अगर ये इंजर हो जाए तो वीक एल्बो फ्लेक्शन और लेटरल फोरआर्म की सेंसेशंस लॉस हो जाती हैं। सो दिस वाज अबाउट द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। अब हम नेक्स्ट नर्व की तरफ आते हैं विच इज़ एक्सिलरी एंड रेडियल नर्व। एक्सिलरी एंड रेडियल नर्व, जैसे कि मैंने आपको पहले बात की, जब भी आपके माइंड में ये दोनों आए ना तो एक्सटेंशन वाली नर्व्स आनी चाहिए कि इसने हमारे हाथ के, बाजू के और ये जो पीछे फोरआर्म आर्म के पीछे रन करना है। सो दीज आर द नर्व्स ऑफ पुशिंग, लिफ्टिंग एंड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन तो हमें पता है, इसके अलावा ये कि पुश करते हैं, हम किसी चीज़ को पुश करते हैं तो हम ना अपना बाजू सीधा कर लेते हैं। एक्सटेंशन होती है कोई चीज़ उठानी हो तो हम अपना बाजू सीधा करके उठाते हैं, तो ये लिफ्टिंग में हेल्प कर रही होती हैं। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि आप डेली लाइफ में जो काम कर रहे होते हैं, कि फॉर एग्जांपल आपने शर्ट पहनी होती है, आपने दरवाज़ा जो है वो खोलना होता है, आप बॉल फेंकते हो किसी बच्चे के साथ खेलते हुए, या आप अपनी एल्बो एक्सटेंड करते हो, या अपनी रिस्ट लिफ्ट करते हो, तो ये सारी किस तरह आप पूरे दिन में काम कर रहे हो, ये आपकी एक्सिलरी नर्व काम कर रही है आपके लिए, और आपकी प्यारी से रेडियल नर्व काम कर रही है, जिसकी वजह से आप ये सारे काम कर सकते हैं। तो आपके अपर लिम्ब के मसल्स की अगर हम बात करें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इंटीरियर कंपार्टमेंट के होते हैं और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के होते हैं। इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स का काम क्या है, फ्लेक्शन,
जैसे फॉर एग्जांपल आप बेंड करते हो एल्बो, अपना हाथ बंद करते हो, तो ये सारा फ्लेक्शन है। तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? इसको मस्कुलोक्यूटेनियस मीडियन एंड अल्नर नर्व करते हैं, जिसमें हमने मस्कुलोक्यूटेनियस डिस्कस कर लिया। मीडियन और अल्नर को हम जल्दी से ब्रीफली बाद में देखते हैं। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का काम बेसिकली क्या है? एक्सटेंशन। फॉर एग्जांपल आप दरवाज़ा बंद कर रहे हो, एक्सटेंशन करके कर रहे हो, आप अपनी रिस्ट को एक्सटेंड कर रहे हो, अपनी बाजू हाथ को एक्सटेंड कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स कर रहे हैं। और इनको कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है? एक्सिलरी एंड रेडियल। सो पोस्टीरियर कॉर्ड से ये नर्व्स आती हैं और एक्सटेंशन सिस्टम के अंदर ये लाई करती हैं। अब पोस्टीरियर कॉर्ड क्यों है? जैसे कि हमने बात की, जैसे बच्चा पैदा होता है तो पोस्टीरियर मसल के जो कंपार्टमेंट के मसल्स होते हैं वो हमारे एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड पावरफुल मूवमेंट्स ऑफ द अवे फ्रॉम बॉडी करवाते हैं। इस वजह से नेचर वहाँ पे पोस्टीरियर कॉर्ड की नर्व्स भेजता है। ओके, अल्लाह ताला बेसिकली। तो पोस्टीरियर कॉर्ड से ये अराइज होती हैं C5 टू T1, जिसमें C5 C6 जो है वो एक्सिलरी नर्व बनाती है और C5 टू T1 रेडियल नर्व बनाती है। दे आर द एक्सटेंशन सिस्टम। ब्रेकियल कॉर्ड जब आपको अच्छा सा समझ आ गया होगा ना, तो आपको पता चल रहा होगा कि पोस्टीरियर कॉर्ड बेसिकली जो एक्सिलरी आर्टरी के पीछे कॉर्ड होती है ना ब्रेकियल प्लेक्सिस की, उसको पोस्टीरियर कॉर्ड कहते हैं। और वहाँ से निकलती है हमारी एक्सिलरी एंड रेडियल नर्व। तो क्योंकि ये पोस्टीरियर कॉर्ड से निकल रहे हैं तो ये जाते भी पीछे की तरफ ही हैं। अब हम बात करेंगे एक्सिलरी नर्व की। एक्सिलरी नर्व पोस्टीरियर कॉर्ड से निकल रही है, इसकी रूट्स हैं C5 C6। नाउ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एक्सिलरी? एक्सिलरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्जिला के अंदर शुरू होती है, इस वजह से आर्मपिट रीजन में होती है, इस वजह से वहाँ पे ये पैदा होती है, इस वजह से इसका नाम एक्सिलरी नर्व है। फिर इसकी जर्नी क्या है कि जैसे ये पोस्टीरियर कॉर्डर ब्रेकियल प्लेक्सिस से निकलती है, ये एक्जिला में चली जाती है कर्व करके, और क्वाड्रेंगुलर स्पेस होती है। क्वाड्रेंगुलर स्पेस हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि क्वाड्रेंगुलर स्पेस किसके दरमियान में होती है? एक स्पेस होती है बिटवीन टीरीज माइनर, मेजर, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स एंड सर्जिकल हेड ऑफ ह्यूमरस, जिसमें एक्सिलरी नर्व एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज होती हैं। ये आपका MCQ है, मैंने आपको MCQ भी सॉल्व करवाया हुआ है इसका, अगर आपने वो लेक्चर लिया हुआ है रोटेटर कफ मसल्स, सॉरी क्वाड्रेंगुलर स्पेस का। तो यहाँ पे ये आपका MCQ भी है कि क्वाड्रेंगुलर स्पेस में कौन सी चीज़ें होती हैं? एक्सिलरी नर्व एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। तो ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस में एंटर होके ना फिर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी के साथ जो है ना ये मूव करती है। तो ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस है। उसके बाद ना ये देखिए क्या करती है कि वहाँ पे बहुत से मसल्स को सप्लाई करती है, जिसमें ये डेल्टॉइड को सप्लाई करती है, टीरीज माइनर को सप्लाई करती है, शोल्डर जॉइंट के कैप्सूल को सप्लाई करती है और सेंसरी इनर्वेशन देती है। तो अब हम देखते हैं कि डेल्टॉइड को जब ये सप्लाई करती है तो डेल्टॉइड मसल क्या करता है। मैंने आपको बताया था कि जो रोटेटर कफ मसल्स होते हैं उसमें सुप्रास्पाइनेटस होता है और वो 0 to 15 डिग्री जो हमारी आर्म की एबडक्शन होती है वो करवा रहा होता है। 15 डिग्री से 90 डिग्री की जो एबडक्शन होती है ना वो हमारा डेल्टॉइड करवा रहा होता है। इसके अलावा टीरीज माइनर को ये सप्लाई करती है एक्सिलरी नर्व। टीरीज माइनर का काम क्या होता है? लेटरल रोटेशन कराना। फिर शोल्डर जॉइंट की कैप्सूल को ये सप्लाई करती है कि जॉइंट कैप्सूल जो शोल्डर जॉइंट होता है उसकी जितनी भी पेन प्रोप्रियोसेप्शन है वो सारी इसने लेके जानी होती है। और इसके अलावा ये सेंसरी ब्रांच देती है, जिसमें ये जो डेल्टॉइड रीजन होता है ना हमारी शोल्डर की कॉन्टोर का, उसको हम कहते हैं रेजिमेंटल बैज एरिया, उसको ये सप्लाई कर रही होती है। इसके अलावा ये एक्सिलरी नर्व जो है अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म बनाती है, जिसकी वजह से ये क्या करती है कि हमारे जो आर्म की लेटरल अपर साइड है ना उसकी सारी सेंसेशन इसने कैरी करनी होती है। तो ये इसकी हो गई सप्लाई। उसके बाद एक्सिलरी नर्व की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस आ जाती है कि ये हमारी सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के बड़े करीब होती है और इन्फीरियर शोल्डर के कैप्सूल के करीब होती है। इसी वजह से अगर आपको कोई होता है ना कि किसी का शोल्डर डिसलोकेट हो गया नीचे की तरफ, तो वो सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के ऊपर बेसिकली कर रहा होगा, जिसकी वजह से क्या होता है? इन्फीरियर शोल्डर डिसलोकेशन की वजह से ये एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाती है। फिर अब जब एक्सिलरी नर्व डैमेज होती है तो डेल्टॉइड पैरालाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट 15 to 90 डिग्री वाली एबडक्शन नहीं कर पाएगा। शोल्डर कॉन्टोर लॉस हो जाएगी, जिसकी वजह से डेल्टॉइड वेस्टिंग हो जाएगी। डेल्टॉइड की जो ये जो शोल्डर की कॉन्टोर होती है ना ये लॉस हो जाती है। इसके अलावा रेजिमेंटल बैज एरिया जो मैंने आपको बताया था अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, वहाँ पे सेंसरी लॉस हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई एक्सिलरी नर्व। ओके, फिर हम बात करते हैं अपनी रेडियल नर्व की। तो एक्सिलरी नर्व की हमने समझ आई कि ऑरिजिन क्या है, उसको एक्सिलरी नर्व क्यों कहते हैं, उसकी जर्नी क्या होती है, और अगर वो किस किस को सप्लाई करती है और अगर उसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है और डैमेज हो जाए तो फिर क्या होता है। अब रेडियल नर्व की बात करते हैं। रेडियल नर्व आती है पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस से। इसकी रूट्स क्या है? C5 to T1। इट इज़ लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो देखें क्यों लार्जेस्ट ब्रांच है, क्यों लार्जेस्ट नर्व है? क्योंकि बेचारी ने सारे के सारे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के मसल्स को सप्लाई करना है अकेले, तो इस वजह से ये सारी रूट्स लेके आती है C5 से लेके T1 तक। इसका बड़ा काम क्या है कि इट इज़ मास्टर एक्सटेंसर नर्व। इसने पोस्टीरियर कंपार्ट ऑफ आर्म, फोर आर्म, सबको इसने सप्लाई करना है। तो ये भी एक्जिला में स्टार्ट होती है,
फिर क्या करती है, ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में चली जाती है, वहाँ पर ये ह्यूमरस के अराउंड रैप करती है। जो ह्यूमरस के पीछे ना एक रेडियल ग्रूव होती है, मतलब ह्यूमरस की जो पीछे वाली साइड है ना, वहाँ पर रेडियल ग्रूव होती है, वहाँ पर ये रेडियल नर्व जो है ना चली जाती है रेडियल ग्रूव के अंदर, जिसको हम स्पाइरल ग्रूव भी कहते हैं क्योंकि वो स्पाइरल होती है। अगेन ये जो एनाटमी बनी हुई है ना, बेसिकली इस तरह की एनाटमी नहीं होती है, जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए कि स्पाइरल एक ग्रूव होती है जिसमें ये रेडियल नर्व ट्रैवल कर रही होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके साथ कौन सी रन कर रही होती है, प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि एक्सिलरी नर्व क्वाड्रेंगुलर स्पेस में थी अलॉन्ग विद पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेजल्स, एंड रेडियल नर्व स्पाइरल ग्रूव में है, जो कि ह्यूमरस के बैक पे एक ग्रूव है, रेडियल ग्रूव भी हम इसको कहते हैं क्योंकि इसमें रेडियल नर्व होती है, और इसके साथ जो आर्टरी होती है उसको हम प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी कहते हैं। फिर ये नीचे आती है ना जब, तो वहाँ पर लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम होता है, मतलब ये कि समझ लें कि एक मसल्स के दरमियान में एक सेपरेशन, तो वहाँ पर उसको ये पियर्स करती है, इट पियर्सेस द लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम, और फिर ये एंटीरियर कंपार्टमेंट में आ जाती है। मतलब ये कि आपको समझ आई कि रेडियल नर्व एक्सिला में थी, फिर तो ये रेडियल ग्रूव में होती है पीछे, और फिर ये लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करके दोबारा आगे आ जाती है, और वहाँ पे क्यूबिटल फोसा होता है जिसमें ये ट्रेवल करती है। देन ये दो ब्रांचेस में एल्बो के लेवल पे डिवाइड हो जाती है, एक इसकी सुपरफिशियल ब्रांच होती है और एक इसकी डीप ब्रांच होती है। जो इसकी सुपरफिशियल होती है ना, सुपरफिशियल ब्रांच ना हमेशा स्किन की सप्लाई, सेंसरी सप्लाई लेके जाती है, और डीप ब्रांच हमेशा मोटर होती है क्योंकि डीप वो मसल्स में रन कर रही होती है, तो वो डीप जो है मसल्स को सप्लाई कर रही होती है। अब अगर हम सेंसरी ब्रांच की बात करें, तो ये जो सेंसरी इसकी जो ब्रांच है जो सुपरफिशियल है, ये सिर्फ सेंसरी है, ये ब्रेकियो रेडियालिस के अंडर मूव कर रही होती है, और फिर ये हमारे लेटरल हैंड के डॉर्सम को ये सप्लाई करती है। किस किस के एरिया को सप्लाई करती है, थंब एरिया को। ये गलत बना हुआ है, इसको आपने नहीं देखना, ये बहुत ही गलत है। देखें, अगर इसके इसी की हम बात करें ना, तो इसी की हम बात करें तो ये किसको सप्लाई कर रही है, थंब साइड को, कि ये प्रॉक्सिमल डॉर्सल लेटरल 3.5 फिंगर्स को सप्लाई कर रही है। मतलब ये कि ये 1 2 3.5, ठीक है। तो इसने इतनी सप्लाई जो डॉर्सम की है ना, ये वाली जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये सारी इसने सप्लाई करनी है, ठीक है। लेकिन ये प्रॉक्सिमल पार्ट को सप्लाई कर रही होती है, मतलब ये कि इतनी इसने सप्लाई करनी है, प्रॉक्सिमल जो डिस्टल फिंगर्स है ना उसको इसने सप्लाई नहीं करना, तो डॉर्सम साइड पे इसने सेंसिटिव ब्रांच ने सप्लाई करना है। ओके, तो इसकी कोई मोटर सप्लाई नहीं है। लेकिन अगर हम डीप ब्रांच की बात करें तो ये मोटर है, इसने सुपिनेटर मसल को पियर्स करना होता है और पोस्टीरियर फोरआर्म में चला जाना होता है। फिर ये अपना नाम बना लेती है पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। ओके, रेडियल नर्व का नाम भी जी चेंज हो गया, जैसे मस्क्यूलोक्यूटेनियस का नाम चेंज हुआ था ना, इसी तरह इसने भी अपना नाम चेंज करके पिन बना लिया, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, जिसने हमारे सारे के सारे एक्सटेंसर मसल्स को सप्लाई करना है, विच इंक्लूड एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर कार्पाई एलनारिक्स, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर इंडिसिस। तो ये सारे मसल्स इसने पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व ने सप्लाई करने हैं। अब मतलब ये कि सारे एक्सटेंसर्स को सप्लाई करेगी, डिजिट्स हमारी जो होती हैं फिंगर्स उनकी एक्सटेंशन, फिर इसने हमारे अंगूठा जो है कि हमारा थंब है उसकी एक्सटेंशन सारी इसने कंट्रोल करनी है, लिटिल फिंगर की एक्सटेंशन, इसने सारी इन सब की फिंगर्स की एक्सटेंशन को कंट्रोल करना है। ओके, तो ये हमारी हो गई इसकी डीप ब्रांच। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्लिनिकल पर्ल्स रिलेटेड टू रेडियल नर्व इंजरी के सबसे पहले आ जाता है कि हमारी जो है रेडियल ग्रूव इंजरी, मतलब ये कि फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमरस की शैफ्ट का फ्रैक्चर होता है तो हमने देखा कि रेडियल नर्व जो है वो पोस्टीरियर में जो रेडियल ग्रूव है वहाँ पे ट्रैवल कर रही है, तो अगर ह्यूमरस का शैफ्ट का फ्रैक्चर हो जाएगा तो क्या होता है कि ये रेडियल ग्रूव में रेडियल नर्व इंजर हो सकती है। तो अब क्या क्या चीज़ ख़राब होगी, देखें, ट्राइसेप्स जो है ना ये ऑलरेडी ऊपर सप्लाई हो गया हुआ है, ट्राइसेप्स जो है वो ऑलरेडी सप्लाई हो गया हुआ है, उसको मसला नहीं आएगा, लेकिन जिसकी वजह से एल्बो की एक्सटेंशन नॉर्मल रहेगी, एल्बो एक्सटेंशन नॉर्मल रहेगी, लेकिन जो रिस्ट एंड फिंगर एक्सटेंशन है वो लॉस्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट ना तो अपनी रिस्ट को एक्सटेंड कर सकेगा ना फिंगर्स को एक्सटेंड करेगा, जिसकी वजह से रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है, ये है रेडियल ग्रूव इंजरी। नेक्स्ट इसके अगर इसके डीप ब्रांच जो है पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व इंजर हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर ये है कि क्योंकि हमने बात की कि इसने क्या किया है कि इसकी जो रिस्ट की एक्सटेंशन है ना वो नॉर्मल रहेगी, रिस्ट ड्रॉप नहीं होगा, रिस्ट जो है वो ड्रॉप नहीं होगा, सिर्फ फिंगर्स के एक्सटेंसर्स जो हैं वो पैरालाइज होंगे, क्योंकि हमने देखा पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व सिर्फ उंगलियों की जो है हमारी थंब की, लिटिल फिंगर, सारी फिंगर्स की एक्सटेंशन करा रही है, रिस्ट की एक्सटेंशन ऑलरेडी हो चुकी है बाय द प्रिजर्व्ड इसकी जो ब्रांच है
एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, ठीक है, वो रिस्ट की एक्सटेंशन नहीं होगी। तो हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पूछते हैं कि रेडियल नर्व जो है वो रेडियल ग्रूव में इंजर हो गई है, ह्यूमरस का शाफ्ट का फ्रैक्चर हो गया है, तो क्या होगा, रिस्ट ड्रॉप होगा, हाँ होगा। लेकिन अगर उसकी डीप ब्रांच इंजर होती है तो फिर अगर आपसे पूछे रिस्ट ड्रॉप नहीं होगा। हमेशा याद रखना है फिंगर्स की एक्सटेंसर से खराब होगी। फिर एक्सिलरी लेवल नर्व इंजरी, कि अगर जो है क्रच पालसी होती है उसमें क्या होता है, उसमें रिस्ट के एक्सटेंसर्स भी चले जाते हैं, फिंगर्स के भी और ट्राइसेप्स के भी, जिसकी वजह से ना तो पेशेंट अपनी एल्बो एक्सटेंड कर सकता है, ना रिस्ट कर सकता है, ना फिंगर्स कर सकता है, स्फीयर रिस्ट ड्रॉप है। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। तो ये इसके क्लिनिकल पर्ल्स थे। अब हम इसकी सेंसरी सप्लाई की बात करते हैं। अब जो इसकी सेंसरी सप्लाई होती है ना रेडियल नर्व की, वो कहाँ कहाँ होती है वो देख लेते हैं। कि हमारे बैक ऑफ आर्म को सेंसरी सप्लाई देता है, बैक ऑफ फोर आर्म को देता है, डॉर्सो लेटरल हैंड को देता है, और प्रॉक्सिमल टू थर्ड 3.5 फिंगर्स जो होती है ना डॉर्सल लेटरल, वो हमने देखी है अभी, उसको ये उसकी सेंसरी सप्लाई देता है। तो फाइनल हम जो कंसेप्चुअल कंपैरिजन करें तो एक्सिलरी नर्व की हमने बात की कि ये डेल्टॉइड टीडीज माइनर एबडक्शन शोल्डर सेंसेशन लेके जाता है और लॉस ऑफ एबडक्शन हो जाती है अगर, और रेडियल नर्व आप देख सकते हैं और एक्सिलरी नर्व जो है वो देख सकते हैं। ओके, अब रिवाइज कर सकते हैं। क्लिनिकल रिफ्लेक्सेस की हमने बात की हुई ऑलरेडी डर्मेटॉम्स में, कि बाइसेप्स रिफ्लेक्स C5 C6 इट इज़ कंट्रोल्ड बाय मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स जो होता है C6 C7 C8 बाय द रेडियल नर्व, एंड ब्रेकियोरेडियलिस रिफ्लेक्स C5 C6 C7 बाय द रेडियल नर्व। तो ये भी आपके MCQs हैं कि कौन सी रिफ्लेक्स को कौन सी नर्व्स जो हैं वो कंट्रोल कर रही होती हैं। अब उसके बाद आता है कि हमारे पास डिफरेंट नर्व्स क्यों होती हैं। नेक्स्ट जो हमने कंसेप्ट देखना है कि वाई वी हैव डिफरेंट नर्व्स, क्योंकि एक नर्व जो है वो सारी जॉब्स नहीं कर सकती, सारी नर्व जो है सारे मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकती, इस वजह से ब्रेकियल प्लेक्सिस से ये सारी नर्व्स जो हैं वो होती हैं कंट्रोल। अब जो अपर लिम्ब है उसने अपने शोल्डर को भी मूव करना है, एल्बो को भी फ्लेक्स करना है, एल्बो को एक्सटेंड करना है, फोर आर्म को रोटेट करना है, रिस्ट को मूव करना है, फिंगर्स को मूव करना है, फील करना है पेन, टच, टेम्परेचर, कंट्रोल, स्वेटिंग एंड ब्लड वेजल्स। तो ये सारी वेजल्स, ये सारी नर्व्स मिल के काम करती हैं, जिसमें हमने देखा था कि हमारी ब्रेकियल प्लेक्सिस की रूट्स होती हैं, फिर उसमें से ट्रंक्स निकलती हैं, डिवीजन्स निकलती हैं, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस निकलती हैं, जो कि सारे काम आगे से फाइनल नर्व्स जो हैं वो कर रही होती हैं। फिर हमने बात की कि जो मेन हमने 5 नर्व्स डिस्कस की, जिसमें हमने अभी तक मस्कुलोक्यूटेनियस की बात की, मीडियन नर्व की और अल्नर नर्व की बात की, एक्सिलरी एंड रेडियल नर्व की बात की, कि जो मस्कुलोक्यूटेनियस है वो फ्लेक्शन कराती है, मीडियन नर्व जो होती है ना हमारी थंब की प्रिसियन मूवमेंट्स कराती है, अल्नर नर्व हमारी हैंड की फाइन मूवमेंट्स कराती है, एक्सिलरी नर्व हमारी शोल्डर की एबडक्शन कराती है, और रेडियल नर्व जो है हमारी एक्सटेंशन करा रही होती है, एक्सटेंसर्स को कंट्रोल कर रही होती है। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और एक्सिलरी और रेडियल नर्व को हमने बहुत अच्छे से देख लिया है। अब हम जो है मीडियन और अल्नर नर्व को यहाँ पर डिवाइस करेंगे, क्योंकि इनके टॉपिक्स की बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है। तो यहाँ से हम जस्ट इनको गो थ्रू करेंगे फॉर द MCQs। तो रिवीजन समरी, तो मीडियन नर्व जो होती है ना इसको प्रिसियन नर्व कहते हैं, और इसकी रूट्स क्या होती हैं C5 टू T1, ये ब्रेकियल आर्टरी के साथ रन करती है और प्रोनीटर टीरीज के दो हेड्स के दरमियान से ये गुजरती है, और फिर ये कार्पल टनल आ जाती है जहाँ पे रिस्ट में होती है ये। और आपको जो मेन चीज़ याद होनी चाहिए ना वो ये कि ये कार्पल टनल में ना ये जो रिस्ट पे ये फ्लेक्सर रेटिनाइकुलम के नीचे से गुजरती है, लेकिन इसकी जो ब्रांच होती है ना जो थिनार मसल्स की जो मतलब थिनार एमिनेंस की होती है, वो पार्माक्यूटेनियस ब्रांच जो होती है ना वो पहले ही निकल जाती है। इस वजह से ना अगर रिस्ट पे ये डैमेज होती है ना तो थिनार एमिनेंस वाली जो सेंसेशंस होती हैं वो लॉस नहीं होती। ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद इसकी सप्लाई की बात करें तो ये फोरआर्म में जो है जितने भी मोस्ट फ्लेक्सर्स होते हैं एक्सेप्ट फ्लेक्सर कार्पाई लारिस एंड मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, उन सबको ये सप्लाई करती है। फोरआर्म की बात करें, हैंड की बात करें तो ये थिनार मसल्स जो हमारे होते हैं थंब के, जो अपोजिशन वाले होते हैं जिन्होंने जैसे हम तस्बीह पढ़ते हैं तो वो वाले, और फ्लेक्सर फ्लेक्सर जो पॉलिसिस ब्रेविस होता है उसको ये सप्लाई कर रही होती है। इसके अलावा ये फर्स्ट टू लिम्ब्राइकल्स को सप्लाई करती है, और ये 3.5 फिंगर्स जो लेटर होती है उनकी सेंसेशंस लेके जाती है। इसका जो की फंक्शन वो क्या होता है, ऑपोजिशन ऑफ थंब प्रिसियन ग्रिप, कि आपने कोई चीज़ बहुत अच्छे से ग्रिप करनी है ना तो ये इसमें काम करती है। इंजरी इसकी कहाँ हो सकती है कि अगर इसकी जो है इंजरी हो जाए तो हैंड ऑफ बेनेडिक्शन बन जाता है, जिसमें इंडेक्स और मिडिल फिंगर फ्लैक्स नहीं हो सकती। इसके अलावा जो है थिनार वेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि थिनार मसल्स को सप्लाई कर रही थी जिसकी वजह से एप हैंड बन जाता है। कार्पल टनल सिंड्रोम एक होता है, उसमें क्या होता है कि जो नर्व है ना ये कार्पल टनल के अंदर डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है थिनार जो जगह होती है ना मसल्स वो सारे पैरालाइज हो जाते हैं, उनकी वीकनेस हो जाती है, टिंगलिंग और नम्बनेस होती है थिनार की। लेकिन थिनार की जो स्किन होती है ना वो स्पेयर रहती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसकी जो पामा क्यूटेनियस ब्रांच होती है वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के सुपरफिशियल पास करती है, वो टनल में नहीं होती। तो ये बात इंपॉर्टेंट है।
फिर अगर अल्नर नर्व की बात करें तो ये फाइन मूवमेंट्स की नर्व है। इसकी जो रूट्स हैं वो CA to T1 है। ये मीडियल कॉर्ड से निकलती है और ये मीडियल एपिकोंडाइल जो होता है ना ह्यूमरस का, उसके पीछे से गुजरती है, जिसकी वजह से ना ये फ़नी बोन है। मतलब ये कि अगर यहाँ पे सुपरफिशियल इसको टच की जाए ना तो ऐसे गुदगुदी सी होती है और ग्योन कनल के अंदर ये चली जाती है। फिर ये सप्लाई करती है हमारे जो है ना फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस और मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर टिस्टोरम प्रोफंडस जो हमने बात की थी। मीडियल नर्व जो है वो इनको सप्लाई नहीं करती, तो इनको अल्नर नर्व सप्लाई करती है। ये जितने भी हमारे इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ हैंड हैं उन सबको सप्लाई करती है, जिसमें हमारे इंट्रोशियाए हैं, पार्मर, डॉर्सल, सारे इंट्रोशिया को सप्लाई करती है। एडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस जो होता है उसको ये अल्नर नर्व सप्लाई करती है। जो एबडक्टर होता है ना उसको मीडियन सप्लाई करती है। तो एडक्टर याद रखते हैं वो अल्नर नर्व सप्लाई करती है। कि मतलब ये जो हमारी थंब की एडक्शन होती है ना, ये अल्नर नर्व ने कंट्रोल करनी होती है। हाइपोथेनार मसल्स को अल्नर नर्व सप्लाई करती है और लम्ब्राइकल जो 3 और 4 होते हैं उनको अल्नर नर्व सप्लाई करती है। तो ये जितने भी इंट्रेंसिक हैंड मसल्स हैं उन सबको अल्नर नर्व सप्लाई कर दिया एक्सेप्ट लोफ। लोफ में क्या क्या है कि जो हमारे लम्ब्राइकल्स फर्स्ट एंड सेकंड है, ऑब्डक्टर, एबडक्टर और फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, इन सबको मीडियन नर्व सप्लाई करती है। की फंक्शन की बात करें तो इसका काम क्या है, इसने फाइन कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करना है अल्नर नर्व ने, कि फिंगर की एबडक्शन, एडक्शन, पावर ग्रिप सारी अल्नर नर्व ने कंट्रोल करनी है। अगर अल्नर नर्व डैमेज हो जाए तो हमारे इंट्रोशिया वीक हो जाते हैं। इंट्रोशिया का काम क्या होता है, ये जो आप अपनी उंगलियां बंद करते हैं, खोलते हैं, ठीक है, स्प्रेड करते हैं और बंद करते हैं, ये सारी अल्नर नर्व का काम है। तो इंट्रोशिया अगर वीक हो जाएंगे तो हम अपनी फिंगर स्प्रेड नहीं कर सकते। अपने फिंगर्स आप जो ना पेपर नहीं होल्ड कर सकते अपनी फिंगर्स के दरमियान में, क्योंकि फिंगर्स आप बंद ही नहीं कर सकते, मतलब अंदर की तरफ। तो जिसको एक तरह फ्रोम एंड साइन बन जाता है। ये भी हमने बहुत डिटेल से देखा था अल्नर नर्व के अंदर। क्लॉ हैंड बन जाता है अल्नर नर्व डैमेज हो जाए तो, ठीक है, जिसकी वजह से क्या जिसमें होता क्या है कि जो जो हमारे मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स होते हैं ना, वो जो होते हैं ना वो हाइपर एक्सटेंड कर जाते हैं, और जो हमारे इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स होते हैं वो फ्लेक्स कर जाते हैं। और ये ज़्यादातर रिंग एंड लिटिल फिंगर में होता है जो अल्नर साइड पे होते हैं, जिसकी वजह से क्लॉ हैंड बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये देखिए एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व हम बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं, ये आपने खुद ही रीड कर लेना है। और जो हमारी है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ये भी हम रीड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो ये आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं इन सबको। तो अगर आपसे कोई कहता है आपने फ्लेक्स करना है बाइसेप्स को, तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है। अगर आप कह रहे हैं आपने अपनी थंब की प्रिसियंस को कंट्रोल करना है, कि थंब की ऑपोजिशन, एबडक्शन, फ्लेक्शन, वो सारी मीडियन नर्व का काम है। अगर आपको कोई कहता है कि आपकी फाइन फिंगर मूवमेंट्स, मतलब बहुत ही डिटेल्ड फिंगर मूवमेंट्स आपने करनी है ना फ्लेक्शन में, तो वो अल्नर नर्व का काम है। और अगर आपने कहना है आपने शोल्डर एबडक्ट करना है 15 to 90 डिग्री, तो एक्सिलरी नर्व का काम है। अगर आपने एक्सटेंड करना है ना अपनी रिस्ट को, अपने जो है ना हाथ को, तो ये रेडियल नर्व का काम है। ओके, तो ये बहुत ईजी है। देखें अब यहाँ पे देखें, अगर मीडियन नर्व लियन हो तो एप हैंड बनता है, अगर अल्नर नर्व लियन हो क्लॉ हैंड बनता है, अगर रेडियल नर्व लियन हो रिस्ट ड्रॉप होता है, अगर एक्सिलरी नर्व इंजर हो तो सर्जिकल नेक फ्रैक्चर होता है। सर्जिकल नेक फ्रैक्चर के अंदर एक्सिलरी नर्व इंजर होती है। सारे MCQs है। एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म को सप्लाई करती है मस्कुलोक्यूटेनियस, इंट्रोशिया को अल्नर नर्व सप्लाई करती है, थंब ऑपोजिशन जो होती है वो मीडियन नर्व कंट्रोल करती है, डेल्टॉइड को एक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है। फनी बोन नर्व कौन सी है, अल्नर नर्व जो कि मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे से गुजरती है। क्रश पालसी जो है उसमें रेडियल नर्व इफेक्ट होती है। ओके, और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्रश पालसी हमने बात की थी कि एक्जिला में डैमेज होती है। एक्सिलरी नर्व ऊपर गलत लिखा हुआ है। ये क्रश पालसी में क्या होता है कि जो एक्जिला के अंदर रेडियल नर्व इंजर होती है, जिसकी वजह से उसके सारे फंक्शंस चले जाते हैं। ओके, सीवियर रिस्ट ड्रॉप होता है, ठीक है। और रिफ्लेक्सेस की हमने बात कर ली है। तो देखिए हमने कितने अच्छे से इस वीडियो में ना मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, अपनी मीडियन नर्व, अपनी अल्नर नर्व, रेडियल नर्व और एक्सिलरी नर्व को डिस्कस किया। आई होप इस समरी का आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। और दुआओं में बस याद रखें और शेयर करें इस चैनल को जितना कर सकते हैं, ताकि दूसरे लोगों तक भी मेरी वीडियोस पहुँचे और उनको जो है विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी जो है ना वो प्रिपेयर कर सके अपने FCPS पार्ट 1 के लिए। और दिस इज़ अबाउट द टॉपिक। अब इससे रिलेटेड जितने भी MCQs हैं मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ, आपने अच्छे से सॉल्व करने हैं और आपके कोई MCQs गलत नहीं होने चाहिए। ये वीडियो लेने के बाद ये सारे कंसेप्ट्स आपको यहाँ क्लियर हो गया है, इच्छी बिच्छी पता चल गई आपको कि अपर लिम्ब जो है ना उसके फ्लेक्शन कंपार्टमेंट में कौन सी नर्व्स हैं, वो कहाँ से गुजर रही हैं, किस मसल को कौन सी नर्व कंट्रोल कर रही है, कौन सी नर्व जहाँ से डैमेज हो तो क्या होता है। अब इतने डिटेल लेक्चर्स हैं कि अब इसके बाद तो MCQs गलत होने ही नहीं चाहिए इंशाल्लाह। सो दिस इज़ अबाउट द टॉपिक।